Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं डिलीवरी आईपीओ के बारे में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको पूरा डिटेल में पता चलने वाला है कि क्या आपको इस आईपीओ में पैसे लगानी चाहिए, मतलब क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। तो हम इसके एक एक चीज़ के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जो कि ओपन होने वाला है मई 11 को, क्लोज हो जाएगा मई 13 को, अलॉटमेंट होगा जो कि आपको होने वाला है मई 19 को, और लिस्टिंग होगी जो कि एनएससी और बीएसई पे होने वाली है मई 24 को। इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 पर इक्विटी शेयर है, और इसका जो इशू प्राइस है वो 462 से लेकर 487 तक है। मतलब जो मिनिमम प्राइस बैंड है वो 462 है, जो मैक्सिमम प्राइस बैंड है मतलब 487 है, जिसपे कि आपको कटअप प्राइस पे इस आईपीओ में अप्लाई करनी है। इसका जो इशू साइज़ है वो 5235 करोड़ का है, और इसका जो मैक्सिमम मार्केट लॉट है वो 30 शेयर का है। तो आपको एक लॉट बाय करने के लिए 14,610 रुपये आपके पास होने चाहिए। लिस्टिंग होगा वो एनएससी और बीएसई पे होगा। लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा, जिससे कि हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंकिन टाइम है, और इसमें जो रिटेल पोर्शन के लिए सिर्फ 10% ही रिजर्व है, बाकी सारे क्यूआईबी और एचएनआई के लिए रिजर्व है। जैसा कि हमने इशू साइज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे इसकी जो इशू साइज़ है वो 5,235 करोड़ की है, जिसमें से फ्रेश इशू 4,000 करोड़ की है, और जो ऑफर फॉर सेल है, जो इसमें कुछ जो शेयर होल्डर है वो जो सेल कर रहे हैं, वो 1,235 करोड़ की है। और यहाँ पे जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई एनएससी पे होगी। क्यूआईबी के लिए इसे 75% रिजर्व है, और रिटेल के लिए 10% रिजर्व है। एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। पहले जो ये आईपीओ आने वाला था वो 7500 करोड़ का आने वाला था, लेकिन सेबी ने इसे 5,000 करोड़ के आसपास, 5,235 करोड़ के पास इसने अलाउ किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स के बारे में। कंपनी क्या करती है, आपने कहीं ना कहीं नेम सुना ही होगा डिलीवरी कंपनी का। आपने कभी ना कभी ई कॉमर्स से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अपने सामान मंगाए होंगे, तो डिलीवरी के थ्रू ही आता होगा। तो यहाँ पे डिलीवरी प्रोवाइड्स अ फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेस पार्सल एंड हैवी गुड्स, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सोल्यूशन। ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही काम नहीं करती है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक्सप्रेस पार्सल और काफ़ी भारी भारी सामान को भी इधर से उधर करने, मतलब डिलीवर करने का काम करती है। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स वैल्यू एडेड सर्विस सच एज ई कॉमर्स रिटर्न सर्विस, पेमेंट कलेक्शंस एंड प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। ये जो कंपनी होती है वो एक साथ बहुत सारी सेवाएं देती है, जैसे कि ई कॉमर्स रिटर्न, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। पेमेंट कलेक्शन जैसे कि उसका हो गया आपका कैश ऑन डिलीवरी टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है, और फ्रॉड डिटेक्शन का भी काम करती है। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर इन इंडिया बाय रेवेन्यू एज ऑफ फाइनेंस ईयर 21 फाइनेंस ईयर के अनुसार जो डिलीवरी कंपनी है वो लॉजिस्टिक कंपनी में सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि वो कैसे है। ये जो कंपनी है पूरे भारत में सर्विस देती है, जिसमें 17,045 पिन कोड को ये कवर करती है। ये जो डेटा है वो जून 30 लास्ट के 6 मंथ की डेटा है, और यहाँ पे जो 80.3% ऑफ 19,300 पिन, 19,300 पिन है टोटल भारत में, जिसमें से 17,045 पिन तक ये पहुँच चुकी है पूरे भारतवर्ष में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। The company served a diverse base of 21,342 active customers across e-commerce, consumer durables, electronics, lifestyle, FMCG, industrial goods, automotive, healthcare and retail। इस कंपनी के पास मतलब ये सिर्फ FMCG में ही काम नहीं करती या फिर ई कॉमर्स में ही काम नहीं करती, इसके पास 21,342 एक्टिव कस्टमर्स है, जो कि पूरे की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, FMCG और इंडस्ट्रियल गुड्स से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कंपनी के पक्ष में है, मतलब कि पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है रैपिड ग्रोथ, एक्सटेंसिव स्केल एंड इम्प्रूवमेंट इन यूनिट इकोनॉमिक्स। इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। इसकी जो दूसरी बात आती है कि देयर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी प्रॉपर वे में काम करते हैं ये लोग।
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस। इनका जो कस्टमर बेस है उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक्सटेंसिव इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स इनेबलिंग एंड एसेट्स लाइट बिजनेस मॉडल एंड एक्सटेंडेड रीच। इन सारे पॉइंट से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, कंपनी के सारे जो क्वालिटी वाले काम है वो काफ़ी बेहतरीन है और ये प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है और सही तरीके से अपने जो भी रेवेन्यू है उसे भी बढ़ा बढ़ा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के निगेटिव फैक्टर के बारे में, जो कि है लॉस मेकिंग कंपनी। इतनी अच्छी कंपनी होते हुए भी, इतनी अच्छी सेवाएं देते हुए भी ये जो कंपनी पिछले कई सालों से लॉस में ही है और फिलहाल अभी जब आईपीओ आ रहा है तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है, जो कि इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें उसको फाइनेंशियल चेक कर लेना चाहिए कि वो कंपनी काम कैसे कर रही है। कोई भी कंपनी कितनी भी बेहतरीन काम क्यों ना करे, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल ही अच्छी नहीं होगी तो कंपनी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो एक नज़र हम डालते हैं डिलीवरी के फाइनेंशियल कंपनी स्टेटमेंट्स पे, जो कि आपके सामने ये है। इसका जो टोटल एसेट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेटा जो है 31 मार्च 2019 से लिया गया है। तो एक साल का जो डेटा अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस ही होता है। ये जो डेटा है वो करोड़ में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4062 करोड़ है। इसका जो एसेट्स है वो 31 मार्च 2020 को बढ़ के हो जाता है 4357 करोड़ और 31 मार्च 2021 में ये बढ़ के हो जाता है 4597 करोड़। उसके बाद ये जो डेटा 31 मार्च 2021 30 जून 2021 मात्र 3 महीने का ही है, तो उसमें भी इसका जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ जाता है 6585 करोड़। तो एसेट्स के मामले में तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। जैसे कि 31 मार्च 2019 को हम देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू रहता है 1694 करोड़ होती है और 2020 में वो हो जाता है 2988 करोड़ और 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो 3838 करोड़ और 30 जून 2021 तक ये 1364 करोड़ हो जाती है। ये डेटा सिर्फ 3 महीने के लिए है, इसलिए आपको कम दिख रही है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों से बढ़ता ही हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कंपनी अच्छी काम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर हम टैक्स को इसमें से निकाल देते हैं तो ये लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2019 को इस कंपनी का लॉस था 1783 करोड़ रुपये, जो कि 31 मार्च 2020 में घट के हो जाता है 268 करोड़ और फिर 31 मार्च 2021 को 415 करोड़ और अभी 30 जून 2021 को 129 करोड़ है और वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसका जो लॉस है वो तो कम हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये भी लॉस मेकिंग कंपनी ही कही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आखिर जो डिलीवरी कंपनी है वो आईपीओ क्यों ला रही है, ये जो पैसे इकट्ठा करेगी वो किस काम के लिए करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने अपने डीआरएचयू में जो बताया है, जिससे कि मैंने पढ़ा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो इन्होंने पहला पॉइंट बनाया कि फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। ये जो अपने ग्रोथ के लिए जो पैसे आईपीओ के थ्रू ये अर्न करेंगे, ये अपने ग्रोथ में लगाएंगे, जैसे कि एक्सपेंडिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, अपने जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसे ये बढ़ाएंगे। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग स्किल्स इन एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस एंड डेवलपिंग न्यू एडजेसेंट बिजनेस लाइंस। अगला पॉइंट कहते हैं अपग्रेडिंग लॉजिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ये अपग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं एंड फॉर अदर कॉरपोरेट पर्पसेस। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। व्हाट इज़ द जीएमपी ऑफ डिलीवरी आईपीओ। फिलहाल आज का जो डेट है वो है 4 मई और इस टाइम पे अभी जो आईपीओ चल रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो 35 रुपये चल रहा है, मतलब कि 8%। तो आज के अनुसार अगर चला जाए तो ये 8% ऊपर जीएमपी चल रही है, इसकी लिस्ट होने की संभावना है, मतलब पॉजिटिव में ही संभावना है। इसका जो जीएमपी होता है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि आईपीओ आने वाला है 11 मई को, तो काफ़ी ज़्यादा समय है। तो अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा, अभी जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है या फिर कैंपस का जो आईपीओ आने वाला है, उसके भी इफेक्ट इस पर देखने को मिल सकते हैं। तभी आप इस पर भरोसा मत कीजिएगा, जीएमपी देख कर अपना डिसीजन मत बना लीजिएगा। लेकिन 4 मई को इसका जीएमपी जो चल रहा है 35 रुपये चल रही है, जो कि होता है 8%। तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे, डिलीवरी आईपीओ कंक्लूजन। द कंपनी रिफ्लेक्टेड अ डायनेमिक राइज ऑफ 28% इन इट्स रेवेन्यूज टू आरएस 3,838 crore. However, the company's loss had also extended to Rs 4,155 crore and Delivery is not yet a profit making company. तो अब आ चुका है डिसीजन का टाइम। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपका अपना डिसीजन फिलहाल जो सेंटीमेंट चल रहा है उसके बेसिस पे बताऊंगा।
आप क्या सोचते हैं? मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है उस पे आपके क्या विचार हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन आप देखोगे कि कभी भी आईपीओ, कभी भी किसी भी अगर कंपनी को आप एनालिसिस करते हो तो आप उसके फ्यूचर प्लान करो भाई। लेको देखो, इन्होंने पिछले 3 से 4 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है और अपने लॉस को काफ़ी ज़्यादा कम किया है, लो किया है अपने लॉस को। हालांकि अभी भी लॉस मेकिंग है लेकिन काफ़ी कम किया है, तो इनका ग्रोथ भी बढ़ा हुआ है। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल मैं इस आईपीओ पे आज के डेट में न्यूट्रल हूँ। अगर न्यूट्रल हूँ फ़िलहाल के डेट में, अगर आने वाले समय में इसका जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि एलआईसी का आईपीओ अच्छा करती है और मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। और मैं आपको एक और वीडियो बना के जब इसका ये जब अनाउंस हो जाएगा और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बातें आ जाएगी तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इसे रिसर्च करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो इस आईपीओ के बारे में? क्या ये आईपीओ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? क्या आप अप्लाई करने वाले हो या अवॉइड करने वाले हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।